हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि CTET पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है, 2024 में हुआ था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 kg 7 ग्राम इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg। तो जब हम 9 किलोग्राम से 7 किलोग्राम और 7 ग्राम घटाएंगे तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो, एक तरफ है तो 9 kg और एक तरफ क्या लिखा हुआ है 7 kg और 7 ग्राम। तो इस पूरे को पहले हम यूनिट का खास ख्याल रखना होता है। तो या तो हम क्या करें, या तो हम कन्वर्ट कर लें पूरे को ग्राम में, तो यूनिट सेम हो जाएंगी। तो जैसे ये 9 kg है तो 9 kg बराबर कितना होगा, 9 kg इक्वल्स टू हो जाएगा 9000 ग्राम। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, 7 kg और 7 ग्राम है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7 kg 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम होता है ना। तो 7000 ग्राम प्लस 7 ग्राम, तो ये कितना हो गया 7007 ग्राम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो हम इसमें से घटा देंगे इसको। तो 9000 माइनस 7007। अब 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया, कितना आएगा 3, ये 1 गया 9, अगेन 9, 8 1, तो कितना आया 1993। ध्यान रखिएगा ये ग्राम में है ना। और पूछा किस में है, देखिए केजी में ऑप्शंस हैं। तो आप हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आपके जो हर में है जीरो है, देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो राइट साइड से आप काउंट करो, उतने संख्या के बाद आप पॉइंट लगा दो। तो ये कितना आ गया 1.993 kg। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका एक और सही तरीका क्या है करने का। मान लीजिए अगर आपको सारा कन्वर्ट नहीं करना है तो हम कैसे करते हैं, देखिए कि हमें पता है 7 kg और 7 ग्राम और इधर 9 kg है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो 9 kg है तो इसको क्या करेंगे, हम 1 माइनस कर देंगे तो 8 kg हो जाएगा, और फिर एक जो हमने माइनस किया तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 8 किलो और 1000 ग्राम। ठीक है, और इधर कितना है 7 kg एंड 7 ग्राम, इसको भी अब आप ऐसे माइनस कर सकते हो। तो 3 और ये पूरा आज का आ जाएगा 993, और ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लास 3rd 150 बच्चे वर आस्क्ड टू नेम देयर 1 फेवरेट फ्रूट एंड रिजल्ट फॉर 5 फेवरेट फ्रूट्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टेबल। तो एक क्लास 3rd में 150 बच्चों से पूछा गया कि उनका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। तो ऐसे 5 जो फेवरेट फ्रूट्स के नाम निकल कर आए हैं, तो ये नीचे टेबल के फॉर्म में दिया गया है कि एप्पल को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं 28, गुआवा को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं 26, मैंगोज़ को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं 44, बनाना को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं 14, और ग्रेप्स को पसंद करने वाले कितने हैं 28। तो बेस्ड ऑन द टेबल हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव एप्पल एंड गुआवा एज देयर फेवरेट फ्रूट। तो क्या एप्पल और गुआवा के बच्चे सेम हैं जो एप्पल और गुआवा को पसंद करते हैं। देखिए एप्पल के 28 हैं और गुआवा के कितने हैं 26, दे आर नॉट इक्वल। तो ये क्या है, गलत है। ये एप्पल को पसंद करने वाले बच्चे 28 हैं और गुआवा को पसंद करने वाले 26 हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ग्रेप्स एंड दोज हु लाइक बनानास इज 16। तो यहाँ पे अंतर बोला हुआ, किसका किसके बीच में अंतर बोला, देखो दोज हु लाइक ग्रेप्स मतलब ग्रेप्स जो पसंद कर रहे हैं इनकी बात हो रही है इसकी, और दोज हु लाइक बनाना 14 और 28 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 14 दूना 28, तो साफ पता चल रहा है डिफरेंस 14 है, लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है 16, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, the number of children who like mangoes and banana is 2 times the number of children who like guava।
मतलब मैंगो की बात हो रही है, मैंगो कितने हैं 44, इनकी बात हो रही है, और द मैंगो एंड बनाना इनकी बात हो रही है। मतलब इनको आप अगर ऐड करोगे 44 + 14 तो 4 4 8, आपको क्या करना है 44 प्लस का 14 करना है, तो कितना आएगा 5 और 8, 58 आया। तो क्या बोल रहा है ये 2 टाइम्स है, कुछ नहीं करना, समझ नहीं आ रहा तो आप बस जो बोल रहा है एज इट इज़ लिखते जाओ। 2 टाइम्स है किसका, चिल्ड्रन हु लाइक गुआवा, गुआवा का 2 गुना है। अब देखो गुआवा का क्या सच में 2 गुना है, गुआवा वाले बच्चे कितने थे 26, 26 का डबल करोगे तो 52 आएगा, ना कि 58 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है 10 चिल्ड्रन डू नॉट लाइक एनी फ्रूट गिवन इन द टेबल, कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई भी फ्रूट नहीं पसंद है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे दिया हुआ है 100 150 हैं, और जो बच्चे फ्रूट्स पसंद करते हैं उनकी टेबल ये है। तो कैसे हम इन सबको टोटल करेंगे, देखते हैं जितने बच्चे इसमें से बाहर होंगे टेबल से, मतलब उनको पसंद नहीं है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो देखो 28 और 28, ऐड करने का तरीका क्या होता है, देखो पहले हमने इसको देखा 28 और 28, हमें पता है 28 दूना 28 कितना होता है 56, लिख दिया। अब देखो 26 + 14, देख के हमें पता चल रहा है कितना है 40, लिख दो। अब क्या बचा 44, इसको भी लिख दो। अब देखिए 44 और 56 देख के पता चल रहा है कितना बना रहे हैं 100 बना रहे हैं, और 140 ही टोटल आएगा। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे 150, मतलब 140 का ही फेवरेट फ्रूट्स लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि 10 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्हों कोई भी फ्रूट नहीं पसंद है। तो ये वाला क्या है सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। ऐसे ये डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चन है, इन्हें हमें ऐसे सॉल्व करना होता है, बहुत ईजी होते हैं, बस ध्यान से आपको देखना है, फिर जैसा पूछता जाए वैसा कर देना है, इसी टेबल में से आपको आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। अब देखिए इसके लिए आपको रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त, ध्यान देना है यहाँ पे नेगेटिव वाला बताना है। तो आपको रचनात्मक आकलन एक होता है, एक योगात्मक आकलन है ना, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक होता है आपका समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ समेटिव असेसमेंट या फिर असेसमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। तो ये क्या होता है, जो कि टर्म के लास्ट में होता है, टर्म के लास्ट में, यूनिट के लास्ट में, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए, जो कि ईयरली एग्जाम्स आप हो गए, ये इवेलुएट करने के लिए होता है। और एक होता है फॉर्मेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये क्या होता है, इसका हिंदी होता है फॉर्मेटिव का रचनात्मक ही होता है ना, हाँ, रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। इसका मतलब क्या होता है कि ये बिटवीन द लेक्चर या फिर क्लासरूम के बीच में होता है। जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ और मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, तो वो अगर पूछूंगी तो क्या होगा, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जांपल होगा, क्योंकि वो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। तो ये होता है समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछ रहा है और हमें बोला है लीस्ट बताना है, मतलब जो सबसे कम सही है, निगेटिव वाला बताना है, जो गलत होगा वही आपका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन, या विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों, देखिए अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो और बच्चों के माइंड में कोई मिसकंसेप्शन है, वो चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है, तो अगर आपने लेक्चर के दौरान ही पूछा क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा, तो आप उसके जो मिसकंसेप्शन है, जो भ्रांतियाँ हैं, उन्हें दूर कर सकते हो, राइट। तो ये सही है। नेक्स्ट है, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। तो क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन दैट हेल्प्स टू रैंक चिल्ड्रन। तो ये क्या है, ये गलत है, ये गलत है। यह संचयी मूल्यांकन नहीं करता। संचयी मूल्यांकन कौन करता है, समेटिव असेसमेंट, जो कि टर्म के लास्ट में, यूनिट के लास्ट में, तो आप देख पाते हो कौन से बच्चे ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो आप उसके हिसाब से उसको रैंक दोगे। ड्यूरिंग क्लासरूम आप कैसे रैंकिंग करोगे, है ना, तो ये तो आप उसके समझ के लिए करते हो, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, ये भी सही है।
कि आप क्या करते हो, बच्चों के प्रोग्रेस को चेक करते हो निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना, तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या है, एग्जाम्पल है। तो हमें बताना था सबसे कम उपयुक्त, मतलब गलत वाला बताना था, नेगेटिव वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो गलत है वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, क्योंकि ये काम जो है ये योगात्मक आकलन का होता है, मतलब समेटिव फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है और हमसे गलत ही पूछा हुआ था, इसलिए यही हमारा आंसर है। बाकी सब में जो मैंने टिक किए हुए हैं उसका मतलब वो सब सही है, अगर सही पूछा होता तो सब आंसर होता, लेकिन हमसे गलत पूछा हुआ है, गलत वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपये निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2567 जमा कर दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि रुपए में थी। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट की कोई बात नहीं हो रही है, मतलब इंटरेस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो बहुत पहले हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान आएगा कि इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि तारीखें दी हुई हैं 4 तारीख 20 तारीख, मतलब कुछ इंटरेस्ट आया होगा, तो इंटरेस्ट की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, तो इंटरेस्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे थे, प्रिंसिपल पी था, ठीक है, पी रुपीज़ थे हमारे अकाउंट में। उसमें से हमने क्या किया, 4560 निकाल लिए 4 तारीख को, माइनस हम कर देंगे 4560 को, फिर 20 तारीख को हमने जमा कर दिए हैं, तो हमने कितने डिपॉजिट किए हैं, तो हम प्लस कर देंगे 2567। ये जो हमने लेन देन किया अपने खाते में, उसके बाद हमारा जो महीने के अंत में कितने रुपए धनराशि शेष है, वो है 3125। तो हमारे अकाउंट में 3125 ये सब जो है ट्रांजेक्शन करने के बाद बचते हुए, तब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए ये पी, अब 4560 में से आप 2567 माइनस करो, फिर उधर ले जाके ऐड करो, चाहे फिर डायरेक्ट कर लो, जैसा भी आप करना हो। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 4560 में से 2567 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 में से 7 गया 3, 16 में से 7 गया कितना आएगा 9, फिर ये कितना हो गया 6, और फिर से आपका आ जाएगा 9, ये हो गया 3 1, 1993। अब देखिए यहाँ पे साइन कौन सा होगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन, तो बड़ा वाला क्या था, नेगेटिव था, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन होगा, माइनस का 1993 इक्वल्स टू 3125। अब इसको हम राइट हैंड साइन ले जाएंगे, तो जब हम इक्वल के दूसरे अब लेके जाते हैं और, तो क्या होता है, ये साइन जो होता है चेंज हो जाता है, तो बराबर के इधर आके प्लस में, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3125 प्लस का 1993, तो अब आप इनको जोड़ दो, 5 3 8, 9 2 11, 9 1 10 1 11, 3 1 4 1 5, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 5118 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, तो हमें क्या करना था, सिर्फ हमें मान लेना था कि हमने माना कि हमारे अकाउंट में कितने रुपए हैं, पी रुपीज़ हैं, उनमें से हमने निकाल लिए 4 तारीख को 4560 रुपये, फिर 20 तारीख को हमने फिर से डिपॉजिट कर दिए 2567। तो ये हमने जो ट्रांजेक्शन किया अपने अकाउंट में, उसके बाद हमारा जो अमाउंट है कितना बचा हुआ है, 3125 रुपये बचा हुआ है। फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा अमाउंट आ गया स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा के गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। सवाल क्या है कि हाउ मेनी क्लासेस ऑफ 28 पीपल्स वुड बी नीडेड फॉर अ स्कूल ऑफ 616 पीपल्स, मतलब कि 216 जो बच्चों के लिए, हर एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, 28 बच्चे होने चाहिए। तो 216 टोटल बच्चे हैं, तो उनके लिए ऐसी कितनी क्लासेस बनाई जाएंगी जिसमें कि हर एक क्लास में कितना हो, 28 बच्चे हों। अब ये सॉल्व करने के लिए बच्चे ने कैसे सॉल्व करा कि उसने लिखा कि एक क्लास में 28 बच्चे, तो 10 क्लास में 280 बच्चे, फिर उसने क्या किया, फिर से 10 क्लास में 280 बच्चे, दोनों को जोड़ दिया 560 आ गया, फिर 2 क्लास में कितने बच्चे होंगे 56, इन दोनों को जोड़ दिया तो 616 आ गया, फिर लिखा 10 10 प्लस 2
प्लस 22 प्लस 22 क्लासेस। तो उसका तरीका क्या सही है कि गलत है? तरीका तो सही है, बस उसने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं किया, मतलब डायरेक्टली 616 को डिवाइड नहीं किया है 28 से, ये करने के बजाय उसने एडिशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। जैसे अगर ये करता तो 28 दूना 56 और एक 5 माइनस करने पे 0 हो जाता, 6 आता, फिर से 2 बार जाता तो ये 56 हो जाता है ना। तो इतना आता, तो उसने डिवीजन मेथड ना यूज़ करके एडिशन मेथड से उसने सॉल्व करा है। तो ऑप्शन में क्या बताना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एल्गोरिदम यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे ने जो किया है तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट करना है। तो क्या लिखा हुआ है? द स्टूडेंट्स हैज़ यूज्ड बोथ द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ डिवीजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नहीं, उसने यहाँ पे ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव लॉज को फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट हैज़ यूज्ड एन इनकरेक्ट एल्गोरिदम। इनकरेक्ट तो नहीं है क्वेश्चन, उसने सही सॉल्व करा है, बस तरीका उसने अलग अपनाया था। द स्टूडेंट्स हैज़ यूज्ड द एसोसिएटिव लॉज ऑफ डिवीजन अक्रॉस एडिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एसोसिएटिव नहीं यूज़ किया। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए हिंदी वर्ड इसका लिखा हुआ होगा कि योग पर विभाजन की सहचार्य नियम को, यहाँ पे सहचार्य उसने नहीं किया। उसने क्या किया है कि विद्यार्थी ने समस्या के हल के लिए योग का विभाजन के वितरण के रूप में नियम का उपयोग किया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कैसे? देखिए उसने क्या किया है, चीज़ों को पहले बांट दिया है। जैसे 656 को उसने बांट दिया है। कैसे किया है? 280 प्लस 280 प्लस 56 उसने किया है, फिर इसको डिवाइड कर दिया है टोटल 28 से, ऐसे किया है उसने। ठीक है, कि उसने 280 को पहले 10, देखो कैसे किया। यहाँ पे 280 आप लिखोगे, डिवाइड करोगे 28 से, प्लस 280 डिवाइड करोगे 28 से, प्लस 56 डिवाइड करोगे 28 से, तो कितना आएगा? 28 में से 280 को आप काटोगे तो 10 आ जाएगा, ये अगेन 10 आ जाएगा, 28 दूना 56, 2 आ गया प्लस का, ये टोटल उसने कितना लिख दिया है? 22। तो ये मेथड उसने अपनाई है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। अब देखिए एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं तो कहलाता है। तो हमें जब हम हिंदी का क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो हिंदी भाषा में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। उसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु। विषम मतलब अलग, बाहु मतलब भुजाएं, तो जिसकी सारी भुजाएं विभिन्न हो उनको विषम बाहु बोला जाता है। देखिए समबाहु मतलब सारी भुजाएं सेम हो, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं सेम हो, समकोण मतलब 90 डिग्री, सबको पता ही है। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्केलेंस ट्रायंगल बोला जाता है, स्केलेंस ट्रायंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 एंड 60 इज। तो प्राइम नंबर्स का सम बताना है। हमने जब प्राइम नंबर्स पढ़ा था तो मैंने बोला था आपको कि आपको एटलीस्ट 50 तक के प्राइम नंबर्स तो डेफिनेटली याद होने ही चाहिए। इनफैक्ट अगर 100 तक के याद हैं तो वेरी गुड, क्योंकि प्राइम नंबर से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर हम लिखें प्राइम नंबर्स 31 से 60 के बीच में, तो कौन कौन से होते हैं? देखिए 31 को आपको इंक्लूड नहीं करना है ना, क्योंकि बिटवीन बोला हुआ है, इनके बीच में। तो 31 के बाद कौन सा होता है? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 है। उसके बाद 41, देन 43, देन 47, 47 के बाद आएगा 53, 53 के बाद फिर कौन सा आता है? 57 नहीं होता, 59। ठीक है, 59। अब देखो 60 तक है तो इतने ही आएंगे। अब आपको इन्हें ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका क्या होता है? देखो प्राइम नंबर्स को आप पेयरिंग करो दो, पहले क्या करो? पेयरिंग। पेयरिंग करने से क्या होगा? चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे आपने क्या किया? 37 और 43 का क्या किया? पेयरिंग किया, तो 37 प्लस 3 40, और 40 कितना हो जाएगा? 80 हो गया। ठीक है, आपने इन दोनों का पेयरिंग किया तो 53 और 47 कितना जाएगा? 100। ठीक है, अब आपने किसका पेयरिंग कर दो? 41 का और 59 का, ये आप देखोगे कितना जाएगा? अगेन 100। तो देखो 100 प्लस 100 प्लस 80 कितना हो गया टोटल? 280।
कुछ करना पड़ा क्या ऐड करने के लिए? कुछ नहीं। तो पेयरिंग बहुत हेल्पफुल होती है हमें ऐड करने के लिए। आप ऐसे 2 नंबर्स को पकड़ो जिनको ऐड करने पे उनका सम जो है 10 आता हो, मतलब 0 आता हो, तो इजी बना देता है कैलकुलेशन को। ठीक है, तो 280 इसका आंसर है। अगर मैं पूछूं आपसे 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो एक बार ज़रा प्रैक्टिस करो मेरे साथ यहाँ पे। देखो कहाँ से शुरू होता है? 2 से, राइट? 2, फिर 3, 3 के बाद 5, राइट? 5 के बाद 7, देन 9 नहीं 11, देन 13, देन 17, 17 के बाद 19, फिर 20, 21 नहीं 22 नहीं 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27 नहीं 28 नहीं 29, देन 31, उसके बाद क्या होता है? फिर तो हमने लिखा ही 37, 41, 43 और 47। ठीक है, ये हैं प्राइम नंबर्स। टोटल कितने तक के थे? 50 तक के। आपको 100 तक की प्रैक्टिस करके आना है कि अब 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ 201 एंड सक्सेसर ऑफ 4781। तो देखिए पूर्ववर्ती और परवर्ती का मतलब आपको इसमें पता होना चाहिए। तो प्रीडिसेसर का मतलब क्या था? देखो ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, प्री फिर डिसेसर। तो प्री का मतलब होता है पहले, जैसे आपके बोर्ड में क्या होते हैं, पहले प्री एग्जाम्स होते हैं ना, फिर फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो प्री का मतलब पहले, तो पूर्व का मतलब पहले ना, तो पूर्ववर्ती मतलब इससे जस्ट पहले। तो 201 से जस्ट पहले कौन सा नंबर रहा होगा? 200, राइट? फिर सक्सेसर का मतलब उसके बाद, परवर्ती मतलब उसके बाद। तो 4781 में आप 1 प्लस करो, मतलब इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा? 4781 के बाद आएगा 4782। ठीक है, तो इसका प्रीडिसेसर क्या हो गया? मतलब 1 माइनस कर दोगे आप इसके जस्ट पहले, तो 200, और सक्सेसर मतलब जस्ट बाद, मतलब 1 प्लस कर दोगे तो कितना है? 4782। अब बोला है इनका प्रोडक्ट करने को, मतलब गुणनखंड करने को। तो अब आप हमें क्या करना है? 4782 गुणे का कितना करना है? 200। तो आप क्या करो, इसका डबल कर दो, फिर 2 0 ऐड कर देना। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 4 दूनी 8, 1 9। तो कितना आ गया? 95 64 00। 95 64 00। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका गुणनफल कितना आया? 95 64 00। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में हम क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव स्किल दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज एंड ग्रुप शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो हमें क्या बताना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जब विद्यार्थी विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। तो उसे कंजर्वेशन बोला जाता है, डिकम्पोजिशन बोला जाता है, क्लासिफिकेशन बोला जाता है, कि सीरिएशन बोला जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जब प्रोसेस होती है बच्चे क्या करते हैं, सॉर्ट कर पाते हैं, मतलब चीज़ों को बांट पाते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, तो उसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स फील डिफिकल्टी इन सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम्स बिकॉज। तो बच्चों को डिवीजन की प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है बच्चों को कठिनाई? पहले ऑप्शन में है भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। नहीं, ये गलत है। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती, ये भी गलत है। भाग की समस्याएं हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा अच्छी तरह से जान ले। ये बिल्कुल सही है कि आप डिवीजन कब कर पाओगे? जब आप एडिशन अच्छे से कर पा सकोगे, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर सकोगे, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों चीज़ें जब आपकी अच्छी हों तब आपको डिवीजन अच्छे से आप कर पाओगे। कैसे? देखिए, सपोज करिए आपको डिवाइड करना है 64 को किससे? 4 से। अब आपका 4 की टेबल आपको अच्छी आनी चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन आपका होना चाहिए। फिर आप बोलोगे 4 एकम 4। अब यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्शन आपको करना है, तो आपको सब्सट्रैक्शन में आप
आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो 2 आया, फिर 4, फिर 4 छंग 24। तो यहाँ पे आपकी ओवरऑल जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, तीनों चीज़ें जब आपकी अच्छी होंगी तब आप डिवीजन अच्छे से कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राओं को जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। जो एनसीएफ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या कारण है? कि जब देखो इसका क्या कारण, हमने अभी जस्ट ईवीएस का जब हम पेडागोजी की क्लास कर रहे थे उसमें हमने एनसीएफ के बारे में पढ़ा था कि एनसीएफ क्या कहता है कि हमें कहाँ से लोकल से ग्लोबल में जाना है, मूर्त से अमूर्त में जाना है, फिजिकल से एब्स्ट्रैक्ट में जाना है। तो यहाँ पे देखो ये फिजिकल था कि आपने बोला 4 कैंडी को 3 कैंडी को जोड़ो तो उसने जोड़ लिया, लेकिन जब 4 और 5 की बारी आई तो नंबर तो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कहीं 4 और 5 आपको दिखता है क्या? नहीं। 4 एप्पल्स आपको दिख सकते हैं, 5 एप्पल्स दिख सकते हैं, बट 4 और 5 एज ए नंबर तो कहीं नहीं दिखते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को जो मूर्त है, जो फिजिकल है, उनको वो समझते हैं क्योंकि उसे वो देखते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट है उनको वो समझने में दिक्कत होती है। तो इसमें कौन सा कारण है? शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते, उनको इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग। द लर्नर्स आर नॉट रेडी फॉर द यूज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिम्बल्स। तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही कि अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए, अमूर्त चीज़ों के लिए रेडी नहीं होते हैं ना, वो सिर्फ वही समझ पाते हैं जो वो देखते हैं, जिन्हें वो फील कर सकते हैं। तो वो अमूर्त गणितीय प्रतीकों के लिए तैयार नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट व्हेन आस्क्ड टू राइट 105 इन न्यूमरल फॉर्म्स, ही और शी राइट इट इन 1005, दिस इंडिकेट दैट। जो थर्ड का बच्चा है तो उसे बोला गया कि आप 105 लिखो, तो उसने 1005 लिख दिया। तो इससे क्या पता चलता है? उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कि बच्चे को अभी प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, तभी उसने 105 को 1005 लिख दिया है। अभी उसकी दिक्कत क्या है, उसको नंबरिंग समझ में आ रही है, नंबर्स का ज्ञान है, डिजिट का ज्ञान है, लेकिन प्लेस वैल्यू का ज्ञान अभी उसको थोड़ी सी उसको हेल्प और चाहिए। वह अयोग्य है गणित सीखने में, गलत, कमज़ोर है, शरारती है। आपको बच्चे को नेगेटिव लेकर नहीं जाना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है सीटेट में आपके 50% तो क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है ना, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को सेंटर रखना है, आपकी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, और गलतियां बच्चों में नहीं निकालनी है। अपनी पेडागोजी को, अपने शिक्षण शास्त्र को सुधारना है और बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाना है, उन्हें लर्निंग बाय डूइंग करवानी है, खेल खेल में सिखाना है चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सिखाना है। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप सही कर दोगे अगर आप इस बात को ध्यान में रखोगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो इन भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट में क्या लिखा है, एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। सही है ना, फ्रैक्शन आप सेम चीज, अगर आप मान लो एप्पल है, ये एप्पल तो नहीं बना, मैं कोशिश करती हूँ, ये भी नहीं बना, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है, खैर मान लीजिए। तो अगर मुझे फ्रैक्शन बताना है तो मैं अगर इस वाले एप्पल का कलर कर देती हूँ रेड, देखिए, तो अगर इसको मैं पूछूँ ये टोटल में से कितना है रेड वाला एप्पल, तो आप 1/3 करोगे। तो ये एक समूह में होता है ना। अगर यहीं पे मैं एक आपके लिए बनाना बनाने की कोशिश करूँ, सपोज दिस इज बनाना, तो बनाना और एप्पल में तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता ना, क्योंकि बनाना इज डिफरेंट एंड एप्पल इज डिफरेंट। तो सेम वाले समूहों में फ्रैक्शन करता है। तो ये सही है, हमें क्या बताना है, देखो गलत बताना है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि ये सही है, हमें गलत को चूज करना है, ठीक है। तो भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक अनुपात के रूप में, ये भी सही है, अनुपात के रूप में भिन्न को दर्शाया जाता है ना, 1/4 जैसे। तो यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा होता है, जरूरी नहीं है, ये गलत हो गया। तो यही आपका आंसर है, जरूरी नहीं है कि 1 से बड़ा हो। जैसे 1/2 है तो क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं, ये तो 0.5 होता है, 1 से तो छोटा है।
तो ज़रूरी नहीं है कि 1 से बड़ा हो। अगर हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 1 से बड़ा हो सकता है, जैसे 3/2 हो सकता है, 1.5 आएगा। तो नॉट नेसेसरली ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता ये, तो ये गलत है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा वॉक्स 3 किलोमीटर एंड 725 मीटर पर डे ऑन Monday, Wednesday, Friday, whereas she walks 2 kilometer 9 meter per day on Tuesday and Thursday. Total distance covered by her from Monday to Friday is. तो राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर और 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। तो उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी। अब यहाँ पे देखिए यूनिट में का खास रोल है, यहाँ पे मेजरमेंट से ही क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने देखा था किलोग्राम और ग्राम वाला, यहाँ पे देखो अब 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं हमें, है ना, मेजरमेंट से। तो यहाँ पे 3 किलो और 725 मीटर, किलोमीटर और 725 मीटर, तो आप इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, चाहे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो चाहे मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हमें क्या पता है कि अगर हम बात करते हैं 1 किलोमीटर की, तो कितने मीटर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर और 725 मीटर टोटल कितना हो जाएगा, 3725 मीटर, ये हो गया। तो ये कब चली, वो 3 दिन चली, मंडे को चली, वेडनेसडे को चली और फ्राइडे को चली, और 2 किलोमीटर 9 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 2009 मीटर। ये कब चली, ये 2 दिन चली है। तो हमें टोटल दूरी उसकी बतानी है। तो 3725 कहाँ पे करें, स्पेस यहीं पे बना लेते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए कितना है, 3 किलोमीटर 725 मीटर। तो हमने देखा था कि ये 3725 मीटर हो गया, इसको 3 दिन चली है, तो इसको आप 3 दिन से मल्टीप्लाई करोगे। फिर है 2009 मीटर, इसको क्या करोगे आप, 2 दिन से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन चली है। वापस को सॉल्व कर दो, तो 25, ये कितना आएगा, 75। मैं 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, इतना आ गया। अब 18 0 4, ये इतना आ गया। अब टोटल निकालना है तो हमें इसको प्लस कर देना है, 8 5 13 1 7 1 8 1 9 1 4 1 5, कितना आ गया, 15,193। अब लेकिन देखिए आंसर जो है किलोमीटर में दिया हुआ है, तो हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, नीचे कितने जीरो हैं, 3, तो हम राइट साइड से 3 अंक के बाद क्या लगेंगे, पॉइंट लगा देंगे। हमारा आंसर कितना आ गया, 15.193 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्मिन said a rectangle has 2 pairs of opposite sides parallel, a square also has 2 pairs of opposite sides parallel, and so does a parallelogram, so both rectangle and square are also parallelogram। तो हमें क्या बताना है कि जस्मिन ने कहा कि आयत में जो होता है विपरीत भुजाएं के 2 युग्म होते हैं ना, समांतर भुजाओं के, और वर्ग में भी ऐसा ही होता है, और ऐसे ही किसमें होता है, समांतर चतुर्भुज में। इसलिए आयत और वर्ग जो है, आयत और वर्ग दोनों ही क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। तो जैस्मिन वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर है। तो इसके लिए आपको वैन हेले के जो है ज्योमेट्री थिंकिंग के आपको लेवल्स पता होने चाहिए। तो उन्होंने टोटल कितने लेवल्स दिए हैं, उन्होंने टोटल 5 लेवल्स दिए हैं। एक तो लेवल 0 होता है, लेवल मैं कहीं स्पेस में जहाँ वहाँ पे बना देती हूँ। देखिए एक तो लेवल 0 होता है, लेवल 0, एक होता है लेवल 1। ये बच्चे की थिंकिंग की मतलब वो कौन से लेवल पे है थिंकिंग में, वो कितना सोच पा रहा है, कितना समझ पा रहा है। एक होता है लेवल 2,
एक होता है लेवल 3, एक होता है लेवल 4। टोटल 5 लेवल उन्होंने बताए हैं वैनेले ने। तो लेवल 0 है, इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा विजुअलाइजेशन के स्तर पर होता है। किसके? विजुअलाइजेशन, इसमें बच्चा क्या करता है, जैसे अगर आपने उसको दिखाया, एक रेक्टेंगल दिखाया और एक स्क्वायर का पेज दिखाया, तो वो आकृति को देख के शेप के आधार पर, अभी उसे प्रॉपर्टीज नहीं पता है कि रेक्टेंगल की क्या होती हैं या फिर स्क्वायर की क्या होती है, लेकिन वो शेप के आधार पर दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर जाएगा। तो इसको विजुअलाइजेशन की स्तर बोला जाता है। बच्चा कहाँ पे अभी? विजुअलाइजेशन पे। वो रिकॉग्नाइज कर लेगा शेप के आधार पर। फिर लेवल 1 क्या होती है? लेवल 1 को बोलते हैं एनालिसिस। जो बच्चा है वो जानता है कि रेक्टेंगल, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लें कि उसे पता है कि रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं और 4 राइट एंगल्स होते हैं, तो कंपैरिजन कर सकता है। उसे यहाँ पे थोड़ा सा पता चल गया कि रेक्टेंगल में कितने 4 साइड होंगे और जो 4 एंगल होंगे वो क्या होंगे? राइट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे एनालिसिस की उसकी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो रही है। और जो लेवल 3 होता है, जिसे लेवल 2 बोलते हैं, वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो इसको, इनफॉर्मल डिडक्शन बोल सकते हो, फिर रिलेशनशिप बोल सकते हो। इसमें बच्चा क्या करता है, ये जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में क्या समान प्रॉपर्टीज है, उनमें रिलेशनशिप वो थिंकिंग डेवलप करने लगता है। लॉजिकल रिलेशनशिप डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बीच में लगाने लगता है कि स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं। सो 90 डिग्री का जो एंगल है वो रेक्टेंगल में बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल जो है वो स्क्वायर में बन रहा है। ऐसे लॉजिकल थिंकिंग उसकी डेवलप होने लगती है। फिर नेक्स्ट जो लेवल होता है लेवल 4, दिस इज लेवल 3 से बोला जाता है, तो इसको डिडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिडक्शन। इसमें बच्चा क्या कर पाता है कि वो फॉर्मल प्रूफ्स के, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसको प्रूफ कर सकता है। वो उसका फॉर्मल जो प्रूफ की एक प्रोसेस होती है, वो प्रूफ करके साबित कर सकता है कि 90 डिग्री का एंगल क्यों बनता है। ठीक है। फिर जो लास्ट लेवल होता है लेवल 4, इसे क्या बोला जाता है? रिगॉर। मतलब बच्चा एक्सपर्ट बन चुका है अपनी ज्योमेट्री की थिंकिंग में। तो हाईएस्ट लेवल होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग का, जो कि होता है लेवल 5, इसे लेवल 4 कहा जाता है। ठीक है। तो अब आप बताइए कि वो कौन से लेवल पे है, कि उसने अपोजिट साइड उसने क्या किया है, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में और पैरेललोग्राम के बीच में उसने रिलेशनशिप ला दी है। किस बेसिस पे? कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इस बेसिस पे। तो उसने क्या, कौन से लेवल पे है? वो ऑप्शन नंबर 4 पे है। संबंधों की समझ हो गई है उसको अभी, रिलेशनशिप्स। ठीक है। अगर देखो लेवल 1 पर होता, मतलब लेवल 0 पे, तो विजुअलाइजेशन होता। एनालिसिस कौन से लेवल पे था? एनालिसिस था सेकंड लेवल पे। फिर फॉर्मल डिडक्शन कहाँ पे था? फॉर्मल डिडक्शन था जो 4 था, लेवल 3 जिसे हम बोलते हैं। एंड 5th लेवल क्या होता है? रिकॉर्ड जिसे बोला जाता है। ठीक है। तो 4th में है रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The sum of the greatest smallest 6-digit number that can be formed from the digits 5, 9, 0, 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिट से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या? विदाउट रिपीटेशन। हमें डिजिट्स दी हुई हैं, हमें इनमें से क्या करना है? सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और रिपीट नहीं करना है। उनको क्या करना है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, लिखा हुआ है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो डिजिट्स देखिए कौन कौन से हैं। 5, 9, 0, 2, 8 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 ही डिजिट है, हमें 6 ही नंबर, अंकों का नंबर बनाना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो देखिए, हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो जब हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो आपको क्या करना है? आपको पहले सबसे बड़ा नंबर लेना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स को अरेंज कर दो। तो जैसे सबसे बड़ा कौन सा है? 9, उसके बाद 8, देन 6, देन 5, 2 और 0। ये क्या हो गया?
ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन डिजिट्स की हेल्प से बनाया जा सकता है। कितना बना हुआ है? 9,86,520। अब स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं? स्मॉलेस्ट के लिए हमें सबसे छोटे नंबर से हमने शुरुआत करनी होती है। किससे करना होता है? सबसे छोटे नंबर से। सबसे छोटे नंबर से। तो अब यहाँ पे से अगर आप गौर से देखोगे तो सबसे छोटा नंबर तो 0 है, तो क्या हम 0 से शुरू कर देंगे? अगर आप 0 से शुरू कर दोगे तो आपका 6 डिजिट का नंबर नहीं होगा, वो 5 डिजिट का नंबर होगा। दैट मीन्स कि आपको 0 से शुरू नहीं करना है। सबसे 0 के बाद कौन सा है? 2। उसके बाद अब आप 0 लगा सकते हो, 0 लगाओ, फिर 5, फिर 6, देन 8, देन 9। दिस इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि इन डिजिट से बनाया जा सकता था। अब हमें क्या करना है? योग निकालना है। तो अब आप इसको क्या करो, इसको ऐड कर दो। अब हम इसको जोड़ देंगे। 9 + 0 9, 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 6 + 5 11 और 1 12, एक कैरी है, 6 5 11 1 12, एक कैरी है, 8 1 9, 9 और 2 11, कितना हो गया? 11 92 200 09। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। देखो, जब भी डिजिट दिया हो तो आपको सबसे बड़ा नंबर फॉर्म करने के लिए बोला है तो आपको हाईएस्ट डिजिट लेनी है, उसको नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। अगर स्मॉलेस्ट बोला है तो सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है। लेकिन अगर नंबर में 0 दिया हुआ है तो आपको 0 से नहीं शुरू करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने लिखा 0 1 तो ये 1 ही है। नंबर के पहले लिखने पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसकी वैल्यू कब होती है? जब वो नंबर के बाद लिखा होता है तो फिर वो वैल्यू को 10x कर देता है। लेकिन अगर पहले लिखा हुआ है तो इसको 2 डिजिट नहीं पढ़ोगे आप, 1 डिजिट ही नंबर रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो क्या है? द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न 12 14 17 13 8 14 21। अब हमें देखो पैटर्न से आया हुआ है तो हमें नेक्स्ट के 2 पैटर्न बनाने हैं। क्या आएंगे? तो अगर नंबर को आप गौर से देखोगे, देखो 12 14, फिर 17 13 8 14 21, यहाँ पे भी डैश डैश। तो अगर मैं देखूँ तो अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करो? आप गैप निकालो। सबसे पहला काम करो गैप। 12 13 14 2, फिर 14 और प्लस का 3, यहाँ पे देखो प्लस हो रहा है ना। 17, अब देखो कम गया, मतलब माइनस का हो रहा है, तो माइनस का कितना हुआ है? 4। अगेन कम गया है तो माइनस का 4 हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे माइनस का 5 हुआ है। 8 5 13 हो तो माइनस का 5 हुआ है। अब यहाँ पे देखो फिर से प्लस हुआ है, कितना? यहाँ पे हुआ है 6 प्लस हुआ है, अगेन यहाँ पे 7 प्लस हुआ है। तो अगर आप गौर से इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7, तो पहले 2 नंबर ऐड हुए हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, और 2 नंबर माइनस हुए हैं, फिर 2 नंबर ऐड हुए हैं, 2 नंबर माइनस। तो हमें पता अब यहाँ पे क्या हुआ होगा? माइनस का 8 माइनस का 9 हुआ होगा नेक्स्ट नंबर्स में। तो 21 में ऐसे 8 आप माइनस करोगे तो 13 आएगा, 13 में से 9 माइनस करोगे तो 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 13 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऐसे हमें पैटर्न में सॉल्व करना है। पैटर्न ज़्यादा मुश्किल नहीं देता एग्जाम में, बट अगर स्टिल अगर लग रहा है मुश्किल है तो आपको क्या शुरू करना है? आपको पहले उसका डिफरेंस निकाल लेना है कि 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस, तो आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा कि आगे के नंबर्स क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 7 और 4। अब देखिए, हमें बोला है सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर जो कि इनका मल्टीपल हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें एलसीएम निकालनी है। क्या करना है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना देती हूँ। ऐसे केस में सब हमें एलसीएम निकालना है इन जो नंबर्स का। तो 6 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 6 7 और 4 का एलसीएम हमने सॉल्व करना सीखा था ना, एलसीएम वाले जब मैंने क्लास ली थी तो उसमें मैंने सिखाया था, राइट, कि हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो 6 7 और 4 का एलसीएम जब हम निकालेंगे, 6
7 और 4 का एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे इसको देखोगे आप तो कितना है, 2 + 3 है, इसको 2 × 2 है और ये 7 × 1 है। तो यहाँ पे 2 2 कॉमन है तो 2 ले लो, इंटू का 3। अब यहाँ पे एक 2 और है तो 2 ले लो, इंटू का 7। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना निकल के आया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 7 84। तो एलसीएम इज व्हाट, 84। दिस इज एलसीएम। अब 84 एलसीएम निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा होता है, 1000 होता है, राइट। 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 84 से आप इसको डिवाइड करो तो आप देखोगे एक बार जाएगा, 16 बचा, फिर 0 आया, 2 बार नहीं जाएगा क्योंकि 8 दूनी 16, 168 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, है ना। तो ये 6 और ये 9 7, 76 बचा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस। देखो कितना आ रहा है, 84 और 76 का डिफरेंस कितना, 8 आ रहा है ना। मतलब कि वो नंबर जो है वो 1008 है। तो फिर वो 1000 में आप 8 ऐड कर दोगे। या फिर तरीका क्या है कि 84 से आप अगर 11 में गुणा करोगे, 84 × 11 करोगे तो कितना आएगा, देखो 11 × 44 और 11 × 8 88, 88 और 11 × 44 आया 4, 11 × 8 88, तो 88 और 4 कितना आएगा आपका, 92। देखिए 924 आ रहा है। अब आपको इसमें क्या करना है, 84 को ऐड कर देना है, 8 8 2 10, 9 1 10। ये एक तरीका हो गया। एक तरीका अभी देखिए यहाँ पे 11.9 समथिंग आएगा, है ना। तो पॉइंट है तो आप क्या करोगे, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1008 करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेफिनेट लेंथ। इनमें से किसकी एक लेंथ होती है, एक रे, अरे, प्लेन, अलाइन या फिर लाइन सेगमेंट। तो लेंथ मतलब देखो, अगर हम रे की बात करें तो रे का मतलब क्या होता है, कोई भी जो लाइन है वो एक बिंदु से निकलती है और उसका जो दूसरा बिंदु है वो पता नहीं होता। जैसे आप अगर सूर्य की बात करो तो रेज बोलते हैं, सन्स रेज। क्यों, क्योंकि वो निकलती सन से है मगर जाती कहाँ तक है हमें नहीं पता है, उनका एंड पॉइंट हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, इसलिए उनको रेज बोला जाता है। तो रेज का डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, ठीक है। फिर होता है अब प्लेन। तो प्लेन क्या होता है, एक 2D फिगर है, एक सरफेस है, उसको प्लेन बोला जाता है, तो उसका भी आपको एंड पॉइंट नहीं पता है। फिर है एक लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन मतलब कि कोई ऐसी जिसके दोनों एंड पॉइंट आपको नहीं पता, ना तो आप इधर बता सकते हो कहाँ तक जाएगी, ना तो इधर बता सकते हो, उसे लाइन, एक रेखा कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट होती है जिसका एक फिक्स्ड लेंथ होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि उसका आपको एक एंड पॉइंट पता है कि कहाँ से स्टार्टिंग होती है और कहाँ पे जाके एंड हो जाती है। तो उसे क्या बोला जाता है, एक लाइन सेगमेंट बोला जाता है, एक रेखाखंड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्लूडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स क्लास। तो जो गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। कि इससे क्या होता है, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, डेवलप होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। कैसे क्वेश्चन से क्या होता है, बच्चों की आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, क्योंकि वो कहीं भी एक फिक्स्ड आपका डायरेक्शन नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया तो आपको इसी पाथ में जाना है। ओपन एंडेड मतलब वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग। तो इसमें से कौन सा आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में सही है। पहले में क्या लिखा हुआ है, एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने में काम आता है। तो एक जो लाइन ग्राफ होता है वो कंपैरिजन में हेल्प करता है। ये क्या है, गलत, ठीक है। नेक्स्ट है, हिस्टोग्राम इज यूज टू कंपेयर द पार्ट्स ऑफ होल। नहीं, पाई चार्ट यूज होता है ना अगर आप कंपेयर करना होता है होल का। तो
A graphical representation of data is easier to understand when there is a trend or compare. ये बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी भी डाटा को ना ग्राफ के उसमें शो कर देते हो तो वो समझने में आसानी हो जाती है। क्या होती है? आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको एक पूरा पेपर में पढ़ के ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली देखोगे कि अच्छा ये क्लास फर्स्ट है, ये 2 है, 2 में टोटल बच्चों की संख्या मान लेते हैं 30, ये 20, ये 40। अच्छा, आपने देखा 2, देख लिया 30, तो आपको पता चल गया क्लास सेकंड में टोटल 30 बच्चे हैं। तो ऐसे हेल्प होती है अंडरस्टैंडिंग में, हम अजीब तरीके से हमारी आंखों को दिख जाता है और समझ में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी planks of size 2 meter, 35 centimeter and 8 centimeter can be made from a wooden block 8 meter long, 70 centimeter wide and 40 centimeter thick। तो यहाँ पे आपको अगर देख रहे होगे तो यहाँ पे क्यूबॉइड की बात हो रही है ना, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। एक मोटी लकड़ी के ब्लॉक से हमें 2 मीटर, 35 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो यहाँ पे ध्यान से करना है। देखो यहाँ पे मीटर है यूनिट, यहाँ पे सेंटीमीटर है, देन सेंटीमीटर है, मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो हमें एक यूनिट में रहना है। किस में रहना है? एक यूनिट में रहना है। या तो आप मीटर में रहो या तो सेंटीमीटर में रहो। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमें क्या पता है, स्पेस चाहिए हमें, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? 2 मीटर, 35 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, है ना। इस मोटाई की लकड़ी से हमें बनाना है, कितने ब्लॉक बनेंगे? 8 मीटर, 70 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। 8 मीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर वाले, यही है ना। एक बार देख लेते हैं, 8, 70, 40, 8, 70, 40। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मीटर है तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 200 सेंटीमीटर, है ना। हमने देखा ना 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 2 मीटर में इसका डबल 200। अब गुणे का 35 गुणे का 8। अब हम मान लेते हैं टोटल हमारे n ब्लॉक्स बनेंगे। पूछा ना कितने बनेंगे, तो हमने माना n ब्लॉक्स बनेंगे क्योंकि ये छोटा है। देखिए 8 मीटर है तो ये कितना होगा? 800 सेंटीमीटर। 70 गुणे का 40, इस लकड़ी की मोटाई में से ये यहाँ पे n नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लकड़ी की मोटाई दी हुई है, इसमें से हमें बनाना है इस इतनी मोटाई के कितने कितने लग जाएंगे, तो n आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, दिस इज हियर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, 8 से 8 कट गया, 35 दूना 70, 70 चला गया, तो n इक्वल्स कितना आ गया? 40। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लीजिए। टोटल 40 बक्से जो हैं फट्टे, 40 फट्टे बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम 1/2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू, उसने क्या किया? 2/5 कर दिया। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो देखो बच्चे ने क्या किया, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं ना, उसने वैसे ही फ्रैक्शंस को ऐड कर दिया। फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका अलग होता है। तो चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू रिप्रेजेंट, नहीं, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना आता है, उसने 2/5 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। व्हाट हैज चाइल्ड हैज एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। बिल्कुल सही है कि जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं ऐसे ही उसने भिन्नों को जोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज टू बी गिवन इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस एज।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है। क्यों? इट इज़ फाउंडेशनल टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस। तो 1 इज़ बिल्कुल करेक्ट कि जो मैथमेटिक्स है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, वो बेस लाइन है AI की, मशीन लर्निंग की, डाटा साइंस की, जो कि फ्यूचर है। हम अभी देख रहे हैं कि AI ने सब कुछ कितना कवर कर लिया है मार्केट को, तो इन फ्यूचर में तो आप देखिए कितना ज़्यादा उसका बोलबाला होगा। तो इसीलिए NEP में हमारे मैथ्स को और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 मैथमेटिक्स टीचर नीड टू शिफ्ट टूवर्ड्स। तो मैथमेटिक्स के टीचर को कहाँ शिफ्ट होने की जरूरत है? संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना। यहाँ पे रोट लर्निंग पे कहीं पे भी जोर नहीं देना है, मेमोराइजेशन पे नहीं, याद नहीं करना है। AI आप एक क्वेश्चन डालते हो तो वो उसके 100 वर्ड्स में तुरंत से दे देता है, तो रट्टाफिकेशन में जोर नहीं देना है। गणितीय तर्क विचार, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिक को खुद से सवाल कर सकें, उनको अलग तरीके से सॉल्व कर सकें। बिकमिंग सोल अथॉरिटी फॉर राइट आंसर्स, सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी नहीं, ये भी नेगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट कि only B is the correct answer. Option number 1 is correct. अगला सवाल है, which of the following is the most effective way to introduce the concept of area to 4th graders? कि चौथी कक्षा में बच्चों की अवधारणा को परिचित कराने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल आपको अगर पढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका है एरिया पढ़ाने का, टेसेलेशन उसको बोलते हैं, टाइलिंग। कि सपोज करिए आपके एक फ्लोर है जो नीचे का, तो आप उसमें क्या करते हो, बॉक्सेस बड़े बड़े रख देते हो ऐसे, जो कि और बीच में एक भी गैप नहीं देते रखते हो, उसको टेसेलेशन बोलता है, फिर टाइलिंग बोला जाता है। कि जैसे टाइल्स नहीं लगी हुई होती हैं वैसे ही आप बॉक्सेस रख के बिछा देते हो, कवरिंग सरफेस विथ अ रिपीटेड जियोमेट्रिकल पैटर्न्स ऑफ फ्लैट शेप्स विदाउट एनी गैप, तो उसको टाइलिंग बोला जाता है। इससे बच्चे अच्छे तरीके से एरिया के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। नेक्स्ट है, हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शंस को ऐड करने और माइनस करना है। तो फ्रैक्शन को ऐड और माइनस करने का तरीका, जब हमने फ्रैक्शंस की क्लास ली थी, आई होप आपने देखी है, क्या किया था कि हमें LCM लेना होता है। तो अगर हम इसको या तो ऐसा कर सकते हैं कि 14, 7 और 8 का LCM ले लें और फिर सॉल्व करें, या फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें इजी पड़ेगा, पहले हम प्लस वाले को सॉल्व कर सकते हैं फिर माइनस वाले को कर सकते हैं। जैसे देखिए 4/7 प्लस 5/14 माइनस का 7/8। तो इसका अगर मैं चलो इकट्ठे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है अगर मैंने इसका LCM लिया तो इन टोटल का LCM कितना निकल कर आएगा, 14, 8 और 7 का LCM 56 आएगा। क्या आएगा? 56। तो मैंने नीचे 56 कर दिया। अब देखो 56 बनाने के लिए 4/7 में किसका नीचे, हर को 56 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 8 56, 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 4 गुणे का 8 कर देते हैं, ठीक है। 4 × का 8, अंश में उतने से हम गुणा कर देते हैं, प्लस अब 14 दूना 28, 14 चौको 56, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 × का 4 कर देंगे, माइनस 8 7 56, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 7 7 49, 7 × 7 कर देंगे। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना। देखो यहाँ पे 8 चौक 32, यहाँ पे कर देते हैं 8 चौक 32 प्लस 5 चौको 20 माइनस 7 7 49 अपॉन का 56। अब देखिए यहाँ से आप करोगे माइनस, तो माइनस का 29 बचेगा, 29, 3/56 आ रहा है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और एक जो मैं जैसे बोल रही थी, आप पहले इसको प्लस कर दो, तो उसका क्या तरीका था, आपको पता है यहाँ पे 4/7 प्लस 5/14 है, तो आप इसको डबल कर देते तो 8 प्लस 5/14 हो जाता, ठीक है। 8 5 13/14, फिर माइनस कर देते 7/8 ऐसे, फिर अब आप LCM लगा के सॉल्व कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखो सिमेट्री की क्लास अभी मैंने नहीं ली है, मैं लेने वाली हूँ। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए तितली आपने देखी होगी, तो उसका जो इधर वाला जो पोर्शन होता है, इधर वाला पोर्शन होता है, तो अगर आप बीच से यहाँ पे लाइन डालोगे
तो वो क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। यहाँ पे सेम नहीं आया है, बट तितली का क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब कि अगर आपने एक पेपर लिया और उसको आपने 20 से फोल्ड किया यहाँ से मान लीजिए, तो उसका जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है वो एक दूसरे पे बिल्कुल ऐसे रखोगे तो आप नहीं दिखेगा, मतलब वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगा, उसे सिमेट्री बोला जाता है। तो यहाँ पे कितने अक्षर दिए हुए हैं, ई, यू, एच, बी, क्या क्या दिया हुआ है, ई, यू, एच और बी। तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो देखो ई में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। तो इसमें आप देखोगे कि मैं सिर्फ एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकती हूँ। अगर मैंने 20 से लाइन खींची तो ये वाला और ये वाला दोनों समान होगा। यू में ये वाली नहीं आएगी, सिर्फ एक वर्टिकल आएगी, है ना, जब इधर और इधर का। और इसमें देखो आप एच में देखो तो एक आपकी हॉरिजॉन्टल आएगी, आप यहाँ से डालोगे तो ऊपर वाला पोर्शन बराबर होगा नीचे वाला, और एक यहाँ से वर्टिकल डालोगे तो ये वाला बराबर होगा इसके। और यहाँ पे बी में देखोगे तो केवल एक हॉरिजॉन्टल, तो इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें एक है। तो क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो एच में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन मैथमेटिक्स, इसमें से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। सूर्य सिद्धांत 59 क्या है, सूर्य सिद्धांत, तो ये बिल्कुल संबंधित है मैथ से। बौद्ध शुल्ब सूत्र ये भी है, बौद्ध्यान शुल्ब सूत्र ये भी है। फिर है लीलावती, लीलावती भी संबंधित है। चरक संहिता ये किससे, आयुर्वेद से है, आयुर्वेदा से है ये, आयुर्वेदा से। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये संबंधित नहीं है, ये आयुर्वेदा से संबंधित है, बाकी ये सब मैथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ से प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, आई होप आपको पता है। तो फेस वैल्यू मतलब क्या होता है, जो नंबर खुद है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 320 की, तो यहाँ पे फेस चेहरा, तो चेहरा मतलब जो नंबर है वो खुद, तो इसकी फेस वैल्यू की बात करूँ तो 2 ही होगा। फेस वैल्यू कितनी होगी, 2। अगर वहीं पे अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो प्लेस मतलब जगह, तो ये कौन सी जगह पे है, ये टेंस की प्लेस पे है ना, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ये डिफरेंस होता है फेस में और प्लेस वैल्यू में। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, तो देखिए नंबर्स कौन कौन से हैं। टोटल नंबर हमारा कितना है, 35, 28, 76। तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी किसकी, 5 की और 7 की। दिस इज 5 एंड दिस इज 7। तो इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप 5 लिखिए, 5 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो आप लगा तो उतने 0। यहाँ पे 7 लिखो, 1 0। तो 50,000 में से 70 रुपये माइनस कर देना। मान लो 50,000 रुपये में से 70 रुपये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 49,993, नहीं 970, 30, कितना आएगा, 30। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।